Hello class 9th, this is Tamanna Dheer. This is my second video for your chapter Electoral Politics. आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्शंस हैं दे आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। इलेक्शन जो है उसमें बेसिकली होता क्या है, कॉम्पिटिशन ही होता है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं आपस में compete कर रहे हैं और जीतता कौन है, जो सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे बेस्ट आउटपुट या रिजल्ट लेके आता है उसे विनर माना जाता है। अब यहाँ पर इलेक्शंस में जो है यहाँ भी क्या हो रहा है, बहुत सारी पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन हो रहा है। बस ये फ़र्क है कि वैसे तो कंपटीशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तो यहाँ पे हम किस फॉर्म की बात कर रहे हैं, जो कंपटीशन हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो कंपटीशन है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर एक टर्म गिवन है आपको, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, वोटर्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू देयर लेजिस्लेटिव बॉडीज़। यानी कि कुछ जियोग्राफिकल एरियाज़ जो हैं बनाए होते हैं जहाँ के लोग, जहाँ के वोटर्स जो हैं क्या करते हैं, अपने ही लोकल एरिया में से, जियोग्राफिकल एरिया में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए। अब यहाँ पर जो कंपटीशन है वो किसके बीच में हो रहा है, कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। उस जियोग्राफिकल एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। अब अगर कंपटीशन होगा ही नहीं तो इलेक्शन जो है वो बिल्कुल पॉइंटलेस हो जाएंगे, यूज़लेस हो जाएंगे। हमने बात की पॉलिटिकल कंपटीशन की, बट क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना एक बेनिफिशियल है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, जिस कंट्री के लोग हैं, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन उनको कोई फ़ायदा भी पहुँचाता है या नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसे तो इलेक्शन कंपटीशन के बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। इसका कंक्लूजन जो है हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के एंड पे। तो यहाँ पे ये माना गया है कि इलेक्टोरल कंपटीशन जो है उसके बहुत सारी डीमेरिट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पॉइंट्स में बात करेंगे। पहली जो डीमेरिट है वो है कि जो ये इलेक्टोरल कंपटीशन है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन है ये उस लोकेलिटी में क्या कर देता है, क्या स्प्रेड कर देता है, डिसयूनिटी। लोगों की जो कोऑर्डिनेशन है, यूनिटी है, उसको हार्म कर देता है। और फैक्शनलिज्म का मतलब होता है जब बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएं, जब एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के बहुत सारे पार्ट्स हो जाएं, उनमें डिवीज़न हो जाए, तो बेसिकली ये किसको हार्म कर रहा है, यूनिटी को, कोऑर्डिनेशन को, हर लोकेलिटी की। आपने जो सेकंड पॉइंट है इसका, आपने सुना होगा कि पॉलिटिकल कंपटीशन के अंदर क्या होता है, लोग क्या बहुत सारी जो है पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं या लीडर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेवल एलिगेशंस, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस पार्टी ने ऐसा किया, इस कैंडिडेट ने ऐसा किया, ये कैंडिडेट ऐसे कर रहा है तो ये नुकसान होगा आपको। तो काइंड ऑफ वो लोगों को डाइवर्ट करते हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को, उनकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करके इन द फॉर्म ऑफ एलिगेशंस, इल्ज़ाम लगाकर। थर्ड पॉइंट है, पार्टीज़ और कैंडिडेट्स जो हैं अक्सर वो क्या करते हैं, वो डर्टी ट्रिक्स को, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड क्या होता है, नकली, झूठा, एक मतलब ऐसी काफ़ी सारी ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, किसके लिए, ताकि वो इलेक्शन को जीत पाएँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली बात हमने की थी वो अफेक्ट होती है। अगर पार्टीज़ जो हैं वो डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करेंगी, वो स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगी जीतने के लिए, जो कि लोगों को फेक स्ट्रैटेजीज़ का सहारा लेकर अगर वो जीतेंगे तो वो इलेक्शन जो है, वो कंपटीशन जो है वो हमारे लिए नेगेटिव ही है। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, ये जो पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन है, ये एक तरह से इलेक्टोरल फाइट है। और ये जो इलेक्टोरल फाइट है ये एक तरह से एक प्रेशर बना रही है इलेक्शन जीतने के लिए। किन पर, उन पार्टीज़ पर, जिसकी वजह से उनका जो ध्यान है सारा वो कहाँ है, वो सारा ध्यान तो उनका लड़ाई पे है, कंपटीशन करने पे है। और इसकी वजह से वो जो सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं जो उन्हें एक्चुअली करना चाहिए अपने आप को बेटर बताने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो जो पॉइंट है उनका, वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। वो किस में बिज़ी रहते हैं, वो सिर्फ बिज़ी रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को नीचा दिखाने में। सो जिसकी वजह से सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बन पाती हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अच्छे जो लोग हैं,
जो अच्छे लोग हैं वो इलेक्शन जो है लड़ते ही नहीं। ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे लोगों को इलेक्शन लड़ने से दूर हटाता है, अवॉइड करवाता है, जो कि कंट्री को सर्व करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसे माहौल में नहीं आना चाहते जहाँ पर उन्हें डर्टी ट्रिक्स खेलनी पड़े, किसी को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज होना पड़े, जिसकी वजह से जो हमारा कंपटीशन है वो क्या होता जा रहा है, किस में टर्न होता जा रहा है, एक अनहेल्दी कंपटीशन में। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर थे उनको ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि जहाँ भी फ्री कंपटीशन होगा, इलेक्शंस होंगे, वहाँ पर ये दिक्कत आएगी ही आएगी, यानी कि ये पॉलिटिकल कंपटीशन जो है होगा ही होगा। लेकिन उनके माइंड में स्टिल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम एक डेमोक्रेसी का जो व्यू पॉइंट था उनका, और डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, फ्री कंपटीशन होते हैं इलेक्शन में, जिसकी वजह से लोगों को एक राइट मिलती है अपना लीडर जो है चूज करने की। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि वो इकोनॉमी का बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं। उन्हें सब पता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड, व्हाट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, और ऐसा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, उनमें एक डिज़ायर जो है रेज करनी पड़ती है ताकि वो लोगों को अच्छे से सर्व करें। पॉलिटिकल कंपटीशन जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूरी है, बट ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के बिना जो है ये इलेक्शन कंडक्ट जो है अच्छी तरह हो जाए। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, जैसे सभी प्रोफेशनल्स मोटिवेट होते हैं अपने करियर को ग्रो करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, वैसे ही जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनको भी क्या चाहिए, इनको भी मोटिवेशन चाहिए, इनको भी ऐसा लगना चाहिए, इनमें भी एक डिज़ायर होने चाहिए अपने पॉलिटिकल करियर को लॉन्ग टर्म और स्टेबल बनाने के लिए। अच्छा बताइए, कौन सा ऐसा लीडर है जो नहीं चाहता कि मेरी पार्टी या मेरी जो पावर है वो बनी रहे, सालों साल बनी रहे। अब इस पार्टी और पावर को बनाए रखने के लिए, स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, वो लोगों को अच्छे से सर्व करते हैं, उनकी इकोनॉमी को अच्छे से रन करते हैं। लेकिन ये जो है रिस्की है, क्योंकि उनकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी है वो डिपेंड कर जाती है एंटायरली लोगों पे। लोगों को उनके डिसीजन सही लगे गलत लगे वो लोगों का व्यू पॉइंट है, तो इस वजह से उनकी जो पावर है कहीं ना कहीं वो किसके हाथ में है, आम जनता के हाथ में, कॉमन सिटीजन के हाथ में। जब वो सर्व करने का विश करते हैं, जब उनका मन करता है कि वो अच्छी तरह से इकोनॉमी को रन करें, अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, अच्छे रूल बनाएं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें अच्छे पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करना पड़ता है। बट ज़रूरी तो नहीं है कि सरकार जो भी कर रही है वो एक कॉमन मैन को अच्छा लगेगा। तो जो भी वो आइडियाज़ बनाते हैं मे और मे नॉट वो लोगों की सोच से मैच करे। तो यहाँ पे एक रिस्क आ जाता है कि ज़रूरी नहीं है जो उनकी पॉलिसी फॉर्मेशन हो वो अच्छी हो। अब इसकी हम बात करें कि अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है, बाय इम्प्रूविंग द नॉलेज, उनकी नॉलेज को, उनके करेक्टर को इम्प्रूव करके, या फिर इसके अलावा एक और जो सॉल्यूशन है इसका वो क्या है कि एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए फॉर सर्विंग द पीपल इन अ बेटर वे। और अगर वो लोगों को अच्छे से सर्व नहीं कर रहे हैं तो वो रिवॉर्ड की जगह उन्हें क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन इस रिवॉर्ड और पनिशमेंट को डिसाइड कौन करेगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया है, और वो कौन है, वो हैं द कॉमन सिटीज़न। एक्चुअली में इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो भी यही है। क्यों, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जो हो रहा है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो एक तरह से एक इंसेंटिव दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स को। कैसे, ये भी हम बात डिस्कस करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं एक पार्टी की जो कि रूल कर रही है और ऑपोजिशन पार्टीज़ की। अब ऑपोजिशन पार्टी का क्या, उनकी ड्यूटी क्या है कि जो पार्टी इस टाइम इकोनॉमी में रन कर रही है, रूल कर रही है, उनकी गलतियों को हाईलाइट करना, उनके ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करना जो कि उनकी गलतियां हैं या फिर जो कि लोगों को पसंद नहीं है। ऐसी पॉलिसीज़ को पॉइंट आउट करना जो कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में फेवर नहीं की जा रही हैं। इससे क्या होगा, इससे ऑपोजिशन पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ेगी।
अगर ऑपोजिशन पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो उनके जीतने के चांस भी उतने ही बढ़ेंगे अगले इलेक्शन में। ये बात थी ऑपोजिशन पार्टी की। अब हम बात करते हैं रनिंग पार्टी की, रूलिंग पार्टी की। अगर रूलिंग पार्टी उन इश्यूज़ के बारे में जो कि ऑपोजिशन पार्टी रेज कर रही है, उन इश्यूज़ के बारे में फटाफट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे कि अच्छा ये डिसीज़न हमने इम्प्लाई किया था लेकिन लोगों को ये डिसीज़न पसंद नहीं आया, तो क्या हुआ, जो ऑपोजिशन पार्टी है उसने इसे रेज कर दिया। तो अब क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी विक्ट्री को इंश्योर करने के लिए इसको या तो रिमूव करना है या फिर मॉडिफाई करना है। तो लोगों की सेटिस्फैक्शन बरकरार रखने के लिए वो क्या करेंगे, वो अच्छी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, कम से कम ऐसा काम करेंगे जिसको ऑपोजिशन जो है पॉइंट आउट कर सके, यानी कि किसी को भी ये कहते हैं ना कि गलती निकालने का मौका नहीं देंगे। और जब जब ये होगा इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा, आम जनता को, एक कॉमन सिटीज़न को। तो इसी वजह से जो भी पार्टी ऐसा करने में असमर्थ रहेगी वो क्या होगा, वो अगली बारी जो है जीत नहीं पाएगी। दैट पार्टी विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। सो इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो क्या कर रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी को, उनमें एक डिज़ायर को वो रेज कर रहा है जिससे उन्हें ये लगेगा कि हाँ हमें इस पॉलिटिकल कंपटीशन में डटकर खड़े होना है ताकि हमारी पावर बनी रहे, हमारी पार्टी की जो रूलशिप है बनी रहे। और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये उन्हें फोर्स करेगा लोगों को अच्छा सर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। और अगर वो अच्छी सर्विस नहीं देगा तो लोगों के पास तो और भी बहुत दुकानें हैं, वो वहाँ पर ना जाकर किसी और शॉप से परचेज कर लेंगे। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन भी ऐसा ही है। मानते हैं कि उसकी डीमेरिट्स हैं, बहुत ज़्यादा अगलीनेस और डिवीज़न्स होती हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज़ होती हैं, लेकिन कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि इसकी वजह से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स हैं वो एक अंडर प्रेशर रहते हैं, उनको एक फोर्स बनी रहती है उन पे कि उन्होंने लोगों को क्या करना है, अच्छे से सर्व करना है, इकोनॉमी को बेटर आउटपुट देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन इलेक्शंस की, और इंडियन इलेक्शंस कैसे हैं, डेमोक्रेटिक। तो क्या इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, इसका जवाब हम कैसे देंगे, अपने जो हमारा सिस्टम है इलेक्शंस का, पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उसकी बात करके। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया में होते हैं 2 असेंबली, लोकसभा एंड विधान सभा इलेक्शंस। ये 2 इलेक्शंस होते हैं जो कि हर 5 साल के बाद जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर 5 साल के बाद जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, उनका शासन क्या हो जाता है, उनका शासन जो है ख़त्म हो जाता है। लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा चूज़ करने की। ये जो लोकसभा और विधानसभा हैं ये क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं हर 5 साल बाद। इलेक्शंस जो हैं वो क्या किए जाते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है सेम टाइम पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब वो सेम टाइम का मतलब ये नहीं है कि जी बिल्कुल 1 बजे अगर इलेक्शन शुरू हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में तो सारी जगह 1 बजे शुरू होगा, नहीं, या तो वो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब सेम टाइम से मेरा मतलब है कि या तो सेम डे या फिर उसी दिन के आसपास, यानी कि उसी पर्टिकुलर हफ्ते या 10 दिन के टाइम में जो है ये इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। अब ये जो इलेक्शंस है जो कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस हैं, इनको एक्चुअली क्या कहा जाता है, जनरल इलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, जनरल इलेक्शंस। अब कभी कभार क्या होता है, इलेक्शन जो है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कराए जाते हैं, लेकिन ये जनरल इलेक्शन नहीं है। जब किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शंस हो तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। कैसा रीज़न, कि या तो उस रिप्रेजेंटेटिव की डेथ होगी हो या उसका रेजिग्नेशन हो गया हो। अब इन सर्कमस्टांसेस में जब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवाए जाते हैं, उन इलेक्शंस को कहा जाता है बाय इलेक्शंस। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का। तो आपने जो है इससे पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल एक केस पढ़ा था जहाँ पर क्या थे,
हरियाणा में टोटल 90 एमएलएज जो है 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है बनी हुई थी, जिसमें से चौधरी देवीलाल ने जो है मेजॉरिटी सीट्स हासिल की थी। क्या अभी कभी भी आपने सोचा है कि ऐसा हुआ कैसे? मतलब ये इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 90 सीट्स, 90 एमएलएज, ये क्या है? क्या हर पर्सन ने जो हरियाणा के है 90 के 90 एमएलए के लिए वोट किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में जो है एक एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है चलाया जाता है, जिसको वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहा जाता है, अभी हमने ऊपर बात की थी। तो इंडिया में एक एरिया बेस्ड जो है सिस्टम चलाया जाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। कंट्री क्या है? कंट्री को जो है डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड कर दिया गया है। किस पर्पज़ से? इलेक्शन के पर्पज़ से। अब ये जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिनको डिवाइड किया गया है इलेक्शंस के लिए, इनको क्या कहा जाता है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। अब जो भी वोटर हैं जो कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, वो क्या करेंगे? अपने एरिया में एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। लोकसभा इलेक्शंस जो हैं हमारी कंट्री में, उसके लिए कंट्री को डिवाइड किया गया है टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है क्या कहलाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी। अब इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तभी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एक इक्वालिटी की राइट है वो पूरी करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को तो दे दी ज़्यादा पावर, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को दी कम पावर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जो स्टेट है वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली में, पहले हम बात कर रहे थे, ध्यान दीजिए, नेशन की, ठीक है, उसमें क्या था? हर इलेक्टेड मेंबर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट की। हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और यहाँ जो हर एरिया से मेंबर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चूज़ होता है वो क्या कहलाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमएलए। ध्यान दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए ये दो अलग अलग टर्म हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसके जो इंक्लूजन में है बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। सेम प्रिंसिपल जो है फर्दर और नीचे जो अगला लेवल है और भी लोअर लेवल है वहाँ पर इम्प्लाई होता है। इसमें हम बात कर रहे हैं स्मॉल सिटीज़ और विलेजेस की, जहाँ पर कौन सा सिस्टम चलता है? पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस का। हर विलेज को या स्मॉल टाउन को डिवाइड किया जाता है बहुत सारे वार्ड्स में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। हर वार्ड अपना एक मेंबर सिलेक्ट करता है या अपनी एक लोकल बॉडी सिलेक्ट करता है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो सीट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती है असेंबली की सीट्स को। अब जब हम कह रहे हैं कि लोकदल ने जो है टोटल हरियाणा में 60 सीट्स जो हैं हासिल की, इसका मतलब यह था कि जो कैंडिडेट्स हैं लोकदल के, उन्होंने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में उस स्टेट की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ थी वहाँ पर उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की, यानी कि टोटल 60 एमएलएज जो हैं चूज़ हुए स्टेट असेंबली में, जिसकी वजह से हरियाणा जो है वहाँ पर एक पावर में आई। तो हमने ऊपर बात की थी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, जिनका नाम था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। हमारा अगला टॉपिक है अबाउट द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है? हर रिप्रेजेंटेटिव को जो है एक राइट दिया है कि हर किसी के पास वोटिंग राइट है और हर किसी के पास इलेक्ट होने का भी राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं उस टाइम पे उनको एक टेंशन थी, वो इंडिया के हालात जो है अच्छी तरह जानते थे। अब वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जब भी ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होगा, कुछ जो हमारी कंट्री के वीकर सेक्शंस हैं उन्हें तो चांस मिलेगा ही नहीं। कौन सा चांस? मेंबर बनने का। किसका? लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। क्यों? क्योंकि उनके पास वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होंगे ही नहीं, ना तो वो पढ़े लिखे होंगे, ना ही उनके इतने कॉन्टैक्ट्स होंगे कि वो उस इलेक्शन को कंटेस्ट करके कंडक्ट करके जीत पाएँ, जब उनके आगे जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी खड़ी होगी तब।
अब जो इन्फ्लुएंशियल और रिसोर्सफुल जो थे उन्होंने क्या मतलब ये था उनके दिमाग में कि जो ऐसे लोग होंगे जिनके पास पावर बहुत है, पैसा बहुत है, ना ही वो इन लोगों को, वीकर सेक्शन के लोगों को जीतने देंगे। अब ऐसा जो है पार्लियामेंट और असेंबली में क्या कर देगा कि जो वो सिग्निफिकेंट सेक्शन है जो हमारी पॉपुलेशन का, वो जो वीकर सेक्शन है, लोअर तबका है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में कोई भी नहीं होगा। जिससे क्या हुआ, वो जो हमारी डेमोक्रेसी का एलिमेंट है, वो जो हमारी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव का, उस पर क्या हो जाएगा, उस पर एक जो है पॉइंट आ जाएगा, एक इशू बन जाएगा। तो हमारे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि एक स्पेशल सिस्टम बनाया जाए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का। किनके लिए? वीकर सेक्शन के लिए। अब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो हैं जो रिज़र्व होती हैं उन लोगों के लिए जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अब ऐसी रिज़र्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं वो किनके लिए है? अदर कास्ट के लोगों के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिर्फ वही लोग जो हैं जो कि इस शेड्यूल कास्ट में आते हैं, सिर्फ वही वो इलेक्शन को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। उनके अलावा कोई भी उस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और ऐसा ही केस जो है सेम शेड्यूल ट्राइब्स की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी का जो पर्सन है किसी भी कास्ट का, वो इनके इलेक्शन में नहीं आ सकता। एज ऑन 1 सितंबर 2012 जो लोकसभा में एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो रेशियो दिया गया था वो कितना था, ध्यान से सुनिए। 84 सीट्स जो हैं वो तो रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीट्स जो हैं वो रिजर्व थी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये जो नंबर है ये एक्चुअली में उनका जितना शेयर है किसमें, टोटल पॉपुलेशन में, यानी कि नंबर ऑफ पीपल जितने अवेलेबल हैं टोटल पॉपुलेशन में, ये उसके ही प्रोपोर्शनेट है। तो ऐसा नहीं है कि जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो किसी भी तरह से किसी और सोशल ग्रुप का जो हिस्सा है वो खा रही है, खराब कर रही है। नो, ऐसा नहीं है। अब ये जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है इसको बाद में जो है एक्सटेंड भी कर दिया गया बाकी वीकर सेक्शन के लिए लोअर लेवल पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर। जो बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर रूरल पंचायत जैसे अर्बन या फिर स्मॉल सिटीज़ हैं जहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस जो है काम करती हैं, अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी रिजर्व्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बना दी थी, ताकि जो प्रोपोर्शन है सीट्स रिजर्व्ड का वो क्या रहे, उनके लिए फिक्स रहे। अब ये जो सीट्स हैं ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसके बाद एक और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बनी थी, एक और रिजर्वेशन जो हुई थी वो हुई थी 1/3 सीट्स जो हैं वो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में किनको दे दी गई थी, वुमेन कैंडिडेट्स को। कितने? 1/3 सीट्स।